हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 27। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 27वां वीडियो है और इससे पहले 26 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है यूनिट नंबर 8 के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 9 और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कई सारे पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। हमारे पास कुछ इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दे रखी हैं। ठीक है, उन समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी संतुलित करना है, यानी अर्ध अभिक्रिया विधि से, और ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी संतुलित करना है। तो आपको कोई भी समीकरण इन्होंने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारे पार्ट हैं और लगभग 3 पार्ट इस क्वेश्चन में हैं, यानी 3 उन्होंने असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पहले तो संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा या अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा, और फिर संतुलित करना है ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा, और फिर उस अभिक्रिया में छांटना है कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। यानी हर एक अभिक्रिया पर आपको 3 काम करने हैं। पहले तो उस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है और फिर उसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है और फिर उसी अभिक्रिया में छांटने हैं कि उस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो 19वें क्वेश्चन का पार्ट ए, पहली अभिक्रिया की समीकरण क्या दे रखी है। P4 प्लस OH नेगेटिव, P4 प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू PS3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, PS3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। ठीक है, PS3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, यह है हमारी अभिक्रिया की समीकरण। इस समीकरण को पहले तो हम संतुलित करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से और फिर संतुलित करेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि से और फिर छांटेंगे इसमें कि कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। तो करें स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें मैं नंबर 1 डालता हूं। नंबर 1 लिखता हूं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलेंगे, पर इन्होंने आयनिक समीकरण ही दे रखी है तो ये तो काम इन्होंने कर ही रखा है। नंबर 2, ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लेंगे। तो मैं P4 के साथ लिखूंगा PH3 को, और ध्यान से देखना P4 के ही साथ लिखूंगा H2PO2 नेगेटिव को। अब आप कहोगे कि सर P4 आपने OH तो लिया नहीं है यहाँ, तो OH मैंने क्यों नहीं लिया आपको पता है, क्योंकि OH से तो हमें सिर्फ एक बात का पता चल रहा है कि आपको उत्तर क्षारीय माध्यम में देना है। OH से सिर्फ इस बात का पता चल रहा है कि आपको उत्तर देना है क्षारीय माध्यम में। ठीक है, हमें पता है कि ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है, फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और फास्फोरस का ही अपचयन हो रहा है। दोनों काम फास्फोरस के साथ ही हो रहे हैं। जब उसी पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता हो और उसी पदार्थ का होता हो अपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से,
नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे भी लगाने, इस पे भी लगाने हैं। नियम नंबर 3, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ फास्फोरस है, यहाँ 4 है, यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ लिख दो आप 4। हो गए फास्फोरस बराबर। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ, क्या संतुलित करें। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, और यहाँ देखो 4 तिया 12 हाइड्रोजन है, तो इधर मैं जोड़ूंगा 12 H पॉजिटिव। अब किसे करना है संतुलित? आवेश को। मैंने आपको बताया था कि आवेश को संतुलित करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉनों से। आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करो। इधर देखो क्या है, 12 धनावेश है, इधर तो +12 है, 12 इकाई धनावेश, और इधर कोई भी आवेश नहीं है, तो इन 12 धनावेश को तो खत्म करना पड़ेगा ना, और 12 धनावेश को खत्म करने के लिए आप जोड़ोगे 12 इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ दिए 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप नीचे वाली आधी समीकरण को भी संतुलित करो। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ फास्फोरस है, 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 लिख दो आप। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को संतुलित करोगे आप H2O से, 8 H2O। अब हाइड्रोजन देखना, 8 दूनी 16, यहाँ तो 16 हाइड्रोजन है, और यहाँ 4 दूनी 8 है, तो यहाँ 16 हाइड्रोजन है और यहाँ 8 है। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 8 हाइड्रोजन की कमी, तो 8 H पॉजिटिव। अब हमें संतुलित करना है आवेश। क्या संतुलित करना है? आवेश। देखो इधर तो कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है, इधर तो 0 है, और इधर देखो 4 तो ऋणावेश है, 8 धनावेश है, तो प्लस के 8 और माइनस के 4, तो प्लस के 4 आवेश है इधर, और इधर 0 है, तो इधर भी 0 करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 4 इकाई धनावेश खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ के लिखना है यहाँ, और जब आप दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ना चाहोगे तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी, तो इसमें देखो 12 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं? 4, तो क्या करूं? 4 तिया 12, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 इलेक्ट्रॉन से ये 12 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात। अब जो बच गया उसे लिख दो नीचे आप, जो भी बचा है हमारे पास बचा है, मैं ऊपर से ही लिख रहा, 12 तो बचे H पॉजिटिव प्लस 1 बचा हमारे पास P4, एक P4 ये है और 3 P4 ये हैं, 3 और 1 4 लिख दूं, 4 हैं हमारे पास P4, ठीक है, प्लस 8 तिया 24 बचे हमारे पास H2O। देखो सारी चीज आ गई क्या? एक बार चेक कर लो। 12 तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, और P4 एक तो ये है और 3 ये हैं, 4 हैं P4, और 8 तिया 24, इन दोनों को भी लिख लिया, इन दोनों को भी लिख लिया। उसके बाद इसे लिख लूं 4PH3 प्लस 4 H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 नहीं 4 तिया 12, यहाँ 12 लिखने चाहिए क्योंकि 3 से गुणा हो रही ना पूरे को, ये प्लस और ये लिख दिया मैंने 12 हैं, 3 चौक 12 H2PO2 और 3 अट्ठे 24 H पॉजिटिव ये है। अब इसमें यूं देख लो कि दोनों तरफ कोई चीज कॉमन तो नहीं है। आप देखोगे कि दोनों तरफ आपको यहाँ भी देखो H पॉजिटिव आयन नजर आ रहे हैं और यहाँ भी आपको H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यहाँ कितने हैं 12 और वहाँ 24 हैं तो घट जाएंगे ना, कितने बचेंगे वहाँ 12 बचेंगे, 12 H पॉजिटिव आयन यहाँ बच जाएंगे। तो आप समीकरण को लिख सकते हो ऐसे कि 12 H पॉजिटिव आयन हमारे पास बच गए। अब जब 12 H पॉजिटिव आयन बच गए तो हमारे पे समीकरण आई 4P4 प्लस 24 H2O इज इक्वल टू 4PH3 प्लस 12 H2PO2 नेगेटिव
प्लस 12H पॉजिटिव। अब आप एक बार देख लो कि समीकरण हमारी संतुलित है या नहीं है। देखो 4 चौक 16 फास्फोरस हैं, 4 तो ये रहे और 12 ये रहे, 12 और 4 16 फास्फोरस। उसके बाद आप देख लो हाइड्रोजन, 24 दूनी 48 हाइड्रोजन, 4 तिया 12 हाइड्रोजन तो ये रहे और 24 ये रहे और 12 ये रहे। ठीक है, 12 और 4 तिया 12, 12 12 24 और 12 दूनी 24, तो 24 तो ये हैं और 24 ये हैं, 48 हो गए। उसके बाद 24 ऑक्सीजन है, देखो 12 दूनी 24 ऑक्सीजन है, सब संतुलित है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन को जब देखोगे तो यहाँ पता चलेगा आपको क्वेश्चन में OH नेगेटिव था, यानी इन्हें उत्तर चाहिए था क्षारीय माध्यम में, पर हमारे आंसर में है H पॉजिटिव। हमारे आंसर में क्या है? H पॉजिटिव। तो हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में है, और अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में यदि आपको बदलना है तो जिस भी तरफ H पॉजिटिव है, जितने भी हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ देने चाहिए। सिखा रखी है ना ये बात। तो मैं क्या करूंगा, 12 OH नेगेटिव तो इधर जोड़ूंगा और 12 ही OH नेगेटिव इस तरफ जोड़ूंगा। दोनों तरफ जब आप OH नेगेटिव जोड़ दोगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? H2O, 12 जल के अणु बन जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 4p4 प्लस 24 H2O प्लस 12 OH नेगेटिव इज इक्वल टू 4pH3 प्लस 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे 12 जल के अणु। अब आप एक बात और देख रहे होंगे, कि जल के अणु यहाँ कितने हैं? 24 हैं, और यहाँ जल के अणु कितने हैं? 12 हैं। तो ये तो फिर घटाना पड़ेगा, इधर के 12 कट जाएंगे और यहाँ कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर बचेगा 4p4 प्लस 12 H2O प्लस 12 OH नेगेटिव इज इक्वल टू 4pH3 प्लस 12 H2PO2 नेगेटिव। ये हमारा उत्तर है। अब देखो इस उत्तर को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। उत्तर को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो कि ये जो 4 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 12 है, ये सारी संख्याएं तो 4 से कट जाएंगी ना। और जब सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी तो यहाँ तो 4 ही कम 4 हो गया, और यहाँ हो गया 4 तिया 12, और यहाँ हो गया 4 तिया 12, और यहाँ 4 ही कम 4 और 4 तिया 12। तो आप ये भी उत्तर दे सकते हो कि 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव प्लस PH3 इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2। तो ये आंसर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी संख्याएं जब कट रही हैं, सारी संख्याएं 4 से कट रही, तो हमने सबको 4 से काट दिया। तो हमारा उत्तर आया P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। इसमें आप किसी भी चीज को चेक कर लेना, सारी संतुलित हैं। चाहे आप फास्फोरस को चेक कर लो, हाइड्रोजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन को चेक कर लो। और इस उत्तर की एक खासियत यह है कि इसमें हमें प्राप्त हुए हैं OH नेगेटिव, और यहाँ भी इन्हें क्या चाहिए थे? OH नेगेटिव ही चाहिए थे। तो यानी हमारा उत्तर क्षारीय माध्यम में ही आया है। जल्दी से पोज करके लिखो। अब इसी समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी संतुलित करना है। पोज करके लिखो जल्दी से। ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना है। लिख लिया बेटे? ठीक है, या तो पोज करके लिख लिया करो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी अच्छा लगता है आपको। या तो पोज करके लिख लिया करो। वैसे पोज करके लिखना ज्यादा सही है। वीडियो को रोक दो और लिख लो, साथ के साथ आपके फेयर नोट्स बनते रहे ना, इससे अच्छी बात नहीं है कुछ भी। वैसे तो PDF नोट्स हैं ही सारे टेलीग्राम पर यदि आपके साथ के साथ PDF नोट्स बनेंगे ना,
मतलब साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स बनेंगे, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। समझो और नोट्स बनाओ, समझो और नोट्स बनाओ, जैसे आप क्लासरूम में बनाते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका दूसरा तरीका, ऑक्सीकरण संख्या विधि लगाते हैं। नंबर 2, ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि में सबसे पहले तो पूरी समीकरण लिख लो आप। P4 प्लस OH नेगेटिव, P4 प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू PS3 प्लस H2 PO2 नेगेटिव। ऑक्सीकरण संख्या विधि में बताया गया कि सबसे पहले तो प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिख लो आप। यहाँ इसकी तो 0 होगी ना, ये P अकेले चारों हैं, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने की है। इससे तो हमें यह पता चल रहा कि उत्तरी ने कौन से माध्यम में चाहिए, क्षारीय में। यहाँ देखो, यहाँ ये PH3 है। अब PH3 है, हाइड्रोजन की +1 होती है तो +3 हो जाएगी तीनों की मिला के, और +3 को खत्म करने के लिए इसे होना पड़ेगा -3। तो PH3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, -3 हुई। यहाँ देख लो आप, -2 और +1, तो 2 तो हाइड्रोजन हैं +1 वाले, फास्फोरस को X मान लो, प्लस 2 हैं ऑक्सीजन -2 वाले, इज इक्वल टू के बाद 0 तो लिखा नहीं जाएगा, -1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ -1 आवेश है, +2 प्लस X प्लस -4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो -4 हैं और +2 हैं, -2 बचेंगे, X -2 इज इक्वल टू -1। तो X बराबर क्या हो जाएगा, -1 और -2 उधर जाके क्या हो जाएंगे, +2। तो X इज इक्वल टू क्या आया, +1 ही तो आया। इन्हें दोनों को देखोगे तो +1 ही तो आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है, फास्फोरस का यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि अभिक्रिया में प्रत्येक पदार्थ की या प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख लो। उसके बाद दूसरा काम यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन की आदि आदि अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लो। तो अब हम ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग लिखते हैं। P4 को ही लिखेंगे PH3 के साथ, और P4 को ही लिखेंगे किसके साथ, H2PO2 नेगेटिव के साथ। अब उसके बाद सिखाया था कि भाई ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ उनकी लिख लो जिनमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ फास्फोरस की 0 से कितनी हो रही, 0 से PH3 में हो रही -3, और यहाँ फास्फोरस की 0 से कितनी हो रही, +1। और फिर लिख लो यहाँ परिवर्तन कि ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, यहाँ कितना हुआ है और यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है वो लिख लो। अब देखो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही, यहाँ हो रही 0 से -3, तो 3 लिख दो आप, चलो 3 ही लिख देते हैं यहाँ। और यहाँ भी फास्फोरस की है ना, 0 से 1 हो रही, तो यहाँ लिख दिया 1। देखो एक बात बताता हूँ आपको, वैसे तो मुझे पता नहीं, नीचे 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4, तो आप इसे 4 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा, इसे 4 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, तो अनुपात तो यही रहेगा ना। इसलिए मैं इस बार 4 से गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी फास्फोरस है, यहाँ भी फास्फोरस है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसलिए गुणा करो या ना करो अनुपात तो वही रहेगा। बस आप यूं देखो, फिर अगला नियम बताता है ऑक्सीकारक या अपचायक को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि यह परिवर्तन बराबर हो जाए। ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा, कर दी 3 से गुणा। अब 3 से गुणा करने के बाद मैं इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा, और जोड़ के लिखने से पहले मैं देख रहा है यहाँ कितने ये हैं, फास्फोरस 4, यहाँ 1 है, तो मैं पहले यहाँ 4 लिख दूं, क्योंकि बाद में फास्फोरस बैलेंस करने पड़ेंगे ना। यहाँ 3 चौक 12 हैं और यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 12 लिख दूं। अब दोनों को जोड़ के लिखेंगे हम, क्योंकि फास्फोरस तो बाद में भी बैलेंस करने ही पड़ेंगे। तो हम दोनों समीकरणों में, आधी समीकरणों में फास्फोरस है, इसलिए मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया। इसे लिखते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, ये
भाई 3 तो फास्फोरस ये हैं, एक ये है, कितने हो गए 4 फास्फोरस हो गए, 4p4 बस, और तो कुछ नहीं है इधर। थोड़ी सी जगह छोड़ दूं, शायद कुछ और जोड़ना पड़ जाए, इज इक्वल टू 4pH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। बस आपको तत्व संतुलित करने हैं। सबसे पहले तो आपको संतुलित करना है फास्फोरस को। बताओ मुझे फास्फोरस कितने हैं यहाँ, 4 चौक 16 और यहाँ कितने हैं देखना, 4 तिया 12, नहीं 4 तो ये हैं, फास्फोरस ही तो देखने, 4 तो ये हैं और 12 दूनी 12 ये हैं, 12 फास्फोरस और 4 फास्फोरस 16 फास्फोरस, और यहाँ भी 16 फास्फोरस। फास्फोरस तो हमने ऊपर से ही बैलेंस कर लिए थे। अब आप ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हैं इधर 12 दूनी 24 ऑक्सीजन है और इधर एक भी नहीं है। तो आप एक काम कर लो, 24 जल के अणु जोड़ दो यहाँ, 24 H2O ये जोड़ दिए 24 जल के अणु, और 24 जल के अणु जोड़ दिए तो हाइड्रोजन देख लो। अब 24 दूनी 48 हाइड्रोजन है और ये है 4 तिया 12 हाइड्रोजन और 24 ही हैं, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 की कमी है, 12 हाइड्रोजन की कमी है, तो 12 H पॉजिटिव जोड़ दो। अब यह समीकरण पूरी संतुलित है। हमारे पास आया 4p4 प्लस 24H2O इज इक्वल टू 4pH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव। पर इस समीकरण में एक बात है कि संतुलित तो है सारी चीजें, इसमें दो प्रॉब्लम हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि ये उत्तर में आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में है, पर उन्हें उत्तर देखो किस में चाहिए था, यहाँ देखो क्षारीय माध्यम में चाहिए था उत्तर। दूसरी कमी इसमें यह है कि ये जो है ना, वैसे तो संतुलित है, 4 से कट जाएंगी सारी संख्याएं देखो, तो इन्हें 4 से काट ही लो, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब 4 से काट के जो जो बचा वो हम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, लिख रहे चलो, P1P4 को तो P4 ही लिख दूं, P4 प्लस 6H2O इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव। अब देखो ये जो H पॉजिटिव नजर आ रहा ना, कितने H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको, आपको नजर आ रहे हैं हाँ 3H पॉजिटिव। तो आप एक काम कर लो, ये 3H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ना, आप 3 तो OH नेगेटिव इधर जोड़ दो और 3 ही OH नेगेटिव इधर जोड़ दो। इससे आपका उत्तर अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा और अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा। लिख दूं फिर, देखो P4 प्लस 6H2O प्लस 3OH नेगेटिव इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। देखो 3 H हैं 3 OH हैं, तो 3 जल के अणु बना दूं 3H2O। अब देखो एक चीज और नजर आ गई होगी आपको कि ये तो 3 तो जल के अणु ये हैं और 6 ये हैं, तो ये 3 उधर जाके घट जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ 3 बचेंगे जल के अणु, और 3 जल के अणु बचेंगे तो ये हो गया P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। बस यही तो है। अब इस उत्तर को ध्यान से देख लो, सारी चीज संतुलित है, चेक कर लेना चाहिए। इस उत्तर में आपको नजर आ रहा है OH नेगेटिव, और यदि आपको OH नेगेटिव नजर आ रहा है इसका मतलब हमारा उत्तर कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में उत्तर हमारा आ गया, और सारी चीज संतुलित है। देखो फास्फोरस 4 हैं, एक तो फास्फोरस ये रहा और 3 फास्फोरस ये हैं, 4 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो ये हैं और 3 ये हैं, 6
और 3 9, 3 तो ये है और 3 दूनी 6 ये है, 6 और 3 9। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन तो ये है, 3 ऑक्सीजन ये है, 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, सब बैलेंस है। ठीक है, आप चाहे आवेश देख लेना, देखो 3 इकाई ऋणावेश है और यहाँ भी 3 इकाई ऋणावेश है, आवेश भी संतुलित है। कभी सोचो कि आवेश संतुलित नहीं है। अब इस जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा लिखो पोज करके, लिख लिया? ठीक है, देखो एक अभिक्रिया की समीकरण हमें दी गई, उस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना था, हमने कर दिया। उस समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना था, वो भी हमने कर दिया। अब तीसरा काम, इसी अभिक्रिया की समीकरण में आपको पहचानना है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो ऑक्सीकारक अपचायक पहचानते हैं। चलो तो इसे मिटा देता हूं मैं, समीकरण तो लिख ही रहने दूं यहाँ, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने में, ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा काम था हमें ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना था। तो मुझे यूं बताओ कि P4 जो है, इस P4 का ही हो रहा है ऑक्सीकरण, P4 का ही हो रहा है ऑक्सीकरण। P4 का ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है? देखो 0 से +1, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही ना, और P4 का ही हो रहा है अपचयन, अपचयन। तो P4 का अपचयन कैसे हो रहा है? देखो 0 से -3 घट गई ऑक्सीकरण संख्या, तो इसी का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का हो रहा है अपचयन। तो यही जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा तो ये अपचायक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? अपचायक का। और जब इसका अपचयन हो रहा है तो करेगा किसका कार्य? ऑक्सीकारक का। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में फास्फोरस ही अपचायक है और फास्फोरस ही ऑक्सीकारक है। ठीक है, अच्छा जल्दी से पोज करके लिखो, फिर दूसरी समीकरण को इसी तरह तीनों काम करते हैं। दूसरी समीकरण पर लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो दूसरी समीकरण देखते हैं हम। इस दूसरी समीकरण में भी पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है और फिर समीकरण को संतुलित करना है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, और फिर बी ऑक्सीकारक और अपचायक छांटने हैं। N2H4 + ClO3 नेगेटिव, N2H4 + ClO3 नेगेटिव इज इक्वल टू NO + Cl नेगेटिव। ये है। अब आपको क्या करना है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि लगा दे पहले, नंबर 1 करके लिखता हूं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या करना है? बस सीधा करो, आधी आधी समीकरण अलग अलग लिख लो। N2H4 इसके साथ तो लिख लो आप NO को, और ClO3 नेगेटिव इसके साथ लिख लो Cl नेगेटिव को। अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि नाइट्रोजन 2 हैं तो यहाँ 2 लिखूंगा मैं, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 2 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितने H2O जोड़ूंगा? 2 H2O। देखो यहाँ आगे 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 यहाँ 8 हाइड्रोजन हैं, 8 हाइड्रोजन हैं तो 8 H पॉजिटिव जोड़ दो, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने कहाँ जुड़ेंगे। यहाँ तो कोई भी आवेश नहीं है, इधर तो आवेश है 0, और इधर देखो इधर 8 इकाई धनावेश है। इस 8 इकाई धनावेश को खत्म करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने चाहिए, खत्म हो जाएगा 8 इकाई धनावेश। नीचे वाली समीकरण का भी ऐसा ही करो। Cl 1 है, पहले ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तत्वों को संतुलित करना चाहिए। ऑक्सीजन 3 है, इधर एक भी नहीं है, तो 3 जल के अणु जोड़ दो आप, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हो गए तो 6 H पॉजिटिव जोड़ दो।
ठीक है। आवेश देखो अब सब संतुलित है। आवेश देखो 6 धनावेश 1 ऋणावेश, तो प्लस के 5 है और इधर सिर्फ यही है माइनस के 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी, इधर भी -1 हो जा। यदि आपने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 0 हो जाएगा, पर हमें तो -1 चाहिए, तो इसलिए हम जोड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से 5 इलेक्ट्रॉन तो इस प्लस के 5 धनावेश को खत्म कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाएगा इधर -1 आवेश, और इधर भी -1 है, इधर भी -1 हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कभी आप यहाँ 5 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करेंगे, ठीक है। नीचे तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी संख्या जो 6 और 8 में आती हो सबसे पहले पहाड़े में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। और इधर चलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। देखो आ गई ना 24। तो आपको क्या करना है, ऊपर भी कुछ ऐसी संख्या से गुणा करनी कि 24 इलेक्ट्रॉन आ जाए, नीचे भी। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऊपर तो गुणा करेंगे 3 से और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 चौक 24, 1 2 3 4, 6 चौक 24, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये 24 24 हो जाएंगे ना। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं बता रहा, देखो क्या फायदा होगा। जब आप इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ोगे ना, जब आप इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ोगे तो क्या होगा ये कि 3 अट्ठे 24 इलेक्ट्रॉन से 4 छिंग 24 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। एक चीज और देख लो, 3 अट्ठे 24 H पॉजिटिव आयन से 4 छिंग 24 H पॉजिटिव आयन कट जाएंगे। भाई बाद में भी काटने, चाहे बाद में काट लो या पहले काट लो, एक ही बात है। और तो नहीं कुछ कट रहा, बिल्कुल एक जैसी चीज। इन्हें हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 4 तिया 12 जल के अणु और 3 दूनी 6 जल के अणु, ठीक है। वैसे तो आपको पता कि इधर 6 हैं उधर 12 हैं, तो वहाँ 6 बच जाएंगे, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं लिख देता हूँ 3 दूनी 6, ऊपर 6 H2O, 6 तो जल के अणु है, प्लस 3 हैं N2H4, नीचे तो सिर्फ यही बचा, प्लस 4 हैं ClO3 नेगेटिव इज इक्वल टू 3 दूनी 6 हैं NO, प्लस 4 हैं Cl नेगेटिव, प्लस 4 तिया 12 हैं जल के अणु। अब आपको दोनों तरफ एक जैसा स्पीसीज कौन सा नजर आ रहा, बताओ। ये नजर आ रहा है कि 6 तो जल के अणु सर यहाँ हैं और यहाँ है 12 जल के अणु। तो इधर के इन्हें घटा लो ना, 6 को उधर जाके घटा देंगे, कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। 6 जल के अणु हमारे पास बच जाएंगे और हम लिख देंगे इन्हें। अब हम लिख रहे, देखो 3 तो हैं N2H4, प्लस 4 हैं ClO3 नेगेटिव इज इक्वल टू 6 NO प्लस 4 Cl नेगेटिव प्लस 6 H2O। अब देख लो एक चीज ध्यान से, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी कट रही हो संख्याएं। 3 4 6 4 6, इस 3 की वजह से दिक्कत होगी, नहीं तो ये सारी कट जाती 2 से। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लें एक बार कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। करें 3 दूनी 6 नाइट्रोजन, यहाँ भी 6 नाइट्रोजन, 3 चौक 12 हाइड्रोजन, तो ये हैं और तो नहीं है, 12 है ना, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अब किसका नंबर है, क्लोरीन का, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन। अब किसका है, ऑक्सीजन का, 4 तिया 12, 6 तो ऑक्सीजन ये रे और 6 ऑक्सीजन ये रे, 12। समीकरण संतुलित है। और ना तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा H पॉजिटिव आयन और ना ही OH नेगेटिव आयन नजर आ रहा, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, उदासीन माध्यम में है। कौन से माध्यम में, उदासीन। उदासीन माध्यम में हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन से माध्यम में प्राप्त हुआ है, उदासीन में।
अच्छा, अब हमें कौन सी विधि लगानी है? ऑक्सीकरण संख्या विधि। जल्दी से पोज करके लिखो, इसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करेंगे। चलो लिख लिया? ठीक है, चलो इसी के ऊपर लगाते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि का सबसे पहला नियम यह है कि अभिक्रिया की समीकरण लिखो और प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है जो लिखी हुई है पहले से ही हमारे पास। नंबर 2, दूसरा मेथड ऑक्सीकरण संख्या विधि का, यह अभिक्रिया की समीकरण है। इसके ऊपर प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखूंगा मैं। हाइड्रोजन की +1, चारों मिला के +4, +4 को खत्म करने के लिए दोनों को मिला के -4 होना पड़ेगा। तो 1 माइनस के 2 ही तो होगा जब दोनों मिला के -4 होंगे। ऑक्सीजन -2 पर कितने हैं? ये ऑक्सीजन 3 है। क्लोरीन की x मान लो, चलो x +3 है, ऑक्सीजन -2 वाले इक्वल टू -2, ऐसे देख लो। x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू -2। ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 और +6 हो जाएंगे उधर जाके, x इक्वल टू +4। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। ठीक है ना? नहीं पता कहाँ गलती हुई? -2 नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था -1 और -2 वहां से देख लिया, आवेश तो यह है -1। ऑक्सीकरण संख्या पहले लिख ली, उससे गलती होगी। ठीक है, -1 तो कितना हो जाएगा? +6 -1 +5। मैंने वो लिख दिया था ना ऊपर, ये तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या थी, देखना था ये आवेश तो -1 है तो इक्वल्स टू के बाद -1 ही तो लिखा जाएगा। तो कितनी आई? +5, ये लिख दिया +5। ठीक हो गया ना? चलो आगे देखते हैं। ऐसी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। चलो यहाँ देखो -2 तो ये क्या हो जाएगा? +2 और इसके ऊपर तो आवेश ही -1 है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी -1 ही होगी। दूसरे स्टेप में सिखाया गया कि ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग लिख लो। N2H4 बदल रहा है NO में और ClO3 नेगेटिव बदल रहा है Cl नेगेटिव में, और ऑक्सीकरण संख्या उनकी लिख दो जिनकी बदल रही हो। यहाँ नाइट्रोजन की -2 से हो रही है +2 और यहाँ Cl की +5 से हो रही है -1। अब लिख दो परिवर्तन कि कितना परिवर्तन हुआ है ऑक्सीकरण संख्या में प्रति अणु। यहाँ परिवर्तन लिखना है, यहाँ परिवर्तन लिखना है, कितना हुआ है प्रति अणु परिवर्तन। देखो -2 से +2 होना कितना हुआ? 4 का 4, क्योंकि -2 से 0 गया 2 का तो ये हुआ, फिर 2 से +2 गया 2 का ये हुआ 4। पर यहाँ देखो नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 से गुणा करूंगा मैं, क्या लिखूंगा? 8। ठीक है, और यहाँ देखो +5 से -1, +5 से यदि आप 0 पे आते हो तो 5 का, +5 से 0 पे आते हो तो 5 का, और 0 से फिर -1 और नीचे जाते हो तो 6 का। तो परिवर्तन 6 का हुआ है। यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है? 6 का। अब आप क्या करोगे कि यहाँ देखोगे कि भाई 6 और 8 को कैसी संख्याओं से गुणा करें कि परिवर्तन बराबर हो जाए। तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24, एलसीएम निकाला था ना, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। तो आपको क्या करना है कि 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24, ये करना है। अब दोनों को जोड़ दो आप, फिर संतुलित करते रहिए सारी चीजें। जोड़ दे दोनों को, ठीक है। जब दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 3 तो हैं N2H4, 3 तो हैं N2H4। मतलब आप नाइट्रोजन को यहां भी संतुलित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लोरीन को संतुलित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं संतुलित। बाद में भी संतुलित इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है। इससे पहले क्वेश्चन में
यहाँ भी फास्फोरस था, यहाँ भी, और यहाँ भी दोनों जगह फास्फोरस था, इसलिए मैं उन्हें वहीं संतुलित करके चला था जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ भी ना संतुलित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तो हमारे पास N2H4 हैं, और उसके बाद और क्या है, 3 N2H4 प्लस 4 हैं ClO3 नेगेटिव इज इक्वल टू NO प्लस Cl नेगेटिव। अब करेंगे बैलेंस। देखो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को देख लो। 3 दूनी 6 नाइट्रोजन, और यहाँ 1 ही है तो यहाँ 6 लिख दूं। नाइट्रोजन तो हो गए बराबर, कितने हो गए, 6 नाइट्रोजन हो गए। अब किसे देखूं, क्लोरीन को, 4 Cl है, यहाँ तो 1 ही है तो 4 लिख दूं, यहाँ भी Cl नेगेटिव। अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब संतुलित है। अब क्या रह गया हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए जरा, यहाँ 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 6 की कमी है तो 6 जल के अणु जोड़ दो। देखो 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 दिया 12 ऑक्सीजन। अब किसे चेक करूं, हाइड्रोजन को। 3 चौक 12 हाइड्रोजन तो ये हैं, और यहाँ देखिए जरा हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन है, तो हमारी समीकरण पूरी संतुलित है एकदम। ठीक है, और इस समीकरण में भी आप एक बात देख रहे होंगे कि ना तो यहाँ आपको कहीं H पॉजिटिव नजर आ रही, ना तो OH नेगेटिव, तो ये भी हमारा उत्तर कैसा है, उदासीन माध्यम में है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूं, इसका थर्ड पार्ट भी यहीं कर देंगे। तो कैसे माध्यम में, उदासीन, ये भी उदासीन माध्यम में ही हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, इस अभिक्रिया की समीकरण ऊपर लिखी हुई है, थर्ड पार्ट करते हैं यहीं इसका। यूं बताओ कि N2H4 का क्या हुआ है, N2H4 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 बढ़ गई, तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए किसका काम करता है, अपचायक का। तो ये तो अपचायक है भाई। कौन है अपचायक, N2H4 इस अभिक्रिया में अपचायक है। और ClO3 नेगेटिव को देखियो जरा, ClO3 नेगेटिव, ऑक्सीकरण संख्या +5 से -1, और +5 से -1 हुई तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटी है, और घटी है तो क्या हुआ है, अपचयन। इसका खुद का अपचयन हुआ है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। तो इन्होंने हमें यूं भी कहा था कि इसमें आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो, ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो, ये दोनों काम तो आपको करने ही है। पर आप यूं भी बता दो कि अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। ठीक है, ठीक है ना। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर इसका अगला पार्ट देखते हैं। उस अभिक्रिया की समीकरण पे भी तीनों काम करने हैं हमें। पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आपको यदि लगता है कि वीडियो की स्पीड स्लो है तो आपको स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए वीडियो की। देखते हुए वीडियो की स्पीड जरूर बढ़ा लिया करो। जितनी मैक्सिमम स्पीड पर आप देख सकते हो ना, उतनी मैक्सिमम स्पीड पर देखा करो आप। ठीक है, जो समझ में आना चाहिए, पर आपके ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आ रहा हो। ठीक है, उससे थोड़ा टाइम बच जाता है ना आपका। भाई वैसे मैं चाहूँ ना तो मैं एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, पूरी यूनिट, पर उसमें फिर हम इतनी गहराई में तो नहीं जा पाते, ना ही हम सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। भाई बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म कर रहे, या फिर 2-3 वीडियो में या 5-6 वीडियो में पूरा यूनिट खत्म कर रहे। तो वे एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, सारे पाठ्य निहित प्रश्न, सारे अभ्यास प्रश्न करा तो नहीं पा रहे। वे तो बच्चों को, बस बच्चे सोचते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया, हमारा यूनिट खत्म होगी, पर क्या बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं? नहीं। पर हमें कोई चीज स्किप नहीं करनी, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक तो टॉपिक होना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए हर एक टॉपिक किसी भी यूनिट का।
और हर एक उदाहरण आना चाहिए उस यूनिट का जो एनसीईआरटी में उदाहरण दिए हुए हों, और हर एक पाठ्य निहित प्रश्न आना चाहिए और हर एक अभ्यास प्रश्न आना चाहिए। यदि आप एनसीईआरटी को सारी को कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलो खैर देखो इसका अगला पार्ट देखो, क्या इक्वेशन दे रखी इन्होंने, सी इन्होंने दे रखा है Cl2O7 प्लस H2O2 इज इक्वल टू ClO2 नेगेटिव प्लस O2, ये है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, नंबर 1 डाल दिया, यानी सबसे पहला काम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करते हैं। चलो इसे यहां लिख दिया मैंने, आदि समीकरण Cl2O7 बदल रहा है ClO2 नेगेटिव में और H2O2 बदल रहा है O2 में। अब करो इसके ऊपर अप्लाई करो नियम नंबर 3, 4, 5। नियम नंबर 3, 2 Cl हैं, यहां भी 2 कर दो। ऑक्सीजन 7 हैं, इधर 4 हैं। देखो 7 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन की कमी, 3 की। 3 H2O जोड़ दो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 हाइड्रोजन हो गए तो 6 H पॉजिटिव जोड़ दो। देखो यहां तक ठीक है क्या? आवेश देख लो, अब इधर तो है 6 धनावेश प्लस 6 और इधर कितना है 2 ऋणावेश -2। तो यदि इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 0 हो जाएगा, पर हमें 0 से भी नीचे चाहिए, -2 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब ठीक है, ऊपर की अभिक्रिया तो होगी संतुलित। अब नीचे वाली देख लो आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के तो बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ। अब है नहीं तो फिर ऑक्सीजन को देख लो, कितने ऑक्सीजन है, 2, ये भी 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 2 हैं, तो 2 H पॉजिटिव। आवेश देखो इधर तो +2 है और इधर है 0, तो इधर भी 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, अब क्या करना बताओ? अब दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी। ऊपर वाली अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, ये 8 है ना, देखो 8 है, और इसमें कितने हैं, 2। तो एक काम कर लो आप, 2 है ना, 2 चौक 8, इन 2 इलेक्ट्रॉन से 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। दोनों को जोड़ के लिखेंगे। चलो जब हम जोड़ के लिखेंगे, जो चीज आ रही उसे लिखते चले जाओ, बस जो भी आ रही सामने उसे लिखते चले जाओ। मतलब इसे तार को सही करूं, तार की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है इसके। ऊपर तो कुछ गुणा नहीं करी, 6H पॉजिटिव प्लस Cl2O7 प्लस कितने H2O2 हैं, 4 H2O2 इज इक्वल टू क्या लिखूं यहां, 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 3 जल के अणु प्लस 4 ऑक्सीजन लिख दूं, ये 4 ऑक्सीजन प्लस 4 दूनी 8 H पॉजिटिव। क्या चीज कॉमन है देख लो एक बार, जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है आपके H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के अलावा और कुछ तो नहीं है। देखो यहाँ तो 6 हैं और यहाँ है 8, तो घटाओगे तो 6 तो सारे कट जाएंगे और यहाँ कितने बच जाएंगे, 2 बच गए। और 2 बच गए तो इन्हें लिख लो, बस जो बच गया उसे लिख लो। उसे लिखोगे तो ये हो जाएगा Cl2O7 प्लस 4H2O2 इज इक्वल टू 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 3 H2O प्लस 4 O2 प्लस 2 H पॉजिटिव। अब इसे देख लो एक बार संतुलित है या नहीं है, एक बार चेक करते हैं कि संतुलित है या नहीं है। 2 क्लोरीन
ऑक्सीजन 7 तो ये हैं और 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 2 दूनी 4 और 3 7 और 8, 4 दूनी 8 15 हो गए बराबर। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, सब बैलेंस है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो H पॉजिटिव है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा उत्तर कहाँ है, अम्लीय माध्यम में। यदि आपको क्षारीय में बदलना जैसा कि किताब वाले कह रहे, तो आप एक काम कर लो, 2 तो OH नेगेटिव यहां जोड़ दो और संतुलित रखने के लिए समीकरण को 2 ही OH नेगेटिव यहां जोड़ दो। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा Cl2O7 प्लस 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 3 H2O प्लस 4 O2 प्लस ये जल के अणु बना दूं 2 H2O। अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों तरफ फिर एक और प्रॉब्लम आ गई। दोनों तरफ कोई और प्रॉब्लम आई क्या बताओ? नहीं आई। प्रॉब्लम एक तरफ ही आई। एक तरफ क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ देखो जरा, ये भी जल के 3 अणु हैं और ये भी जल के कितने अणु हैं 2, तो जल के 5 अणु लिख दूं इकट्ठा ही, एक जगह ही लिख दो इन्हें, वैसे अलग अलग लिखे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 3 और 2 5, 5 जल के अणु प्लस 4 O2। लो ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल सही। और इस उत्तर में ये नजर आ रहा होगा आपको कैसे माध्यम में है, क्षारीय माध्यम में हमारा उत्तर आ गया। अम्लीय में देना तो ऊपर वाला ही है, अम्लीय माध्यम में उत्तर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो इसे। फिर हम करते हैं दूसरी विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसे सॉल्व करेंगे। चलो लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम लगाएंगे इस पे ऑक्सीकरण संख्या विधि। समीकरण तो हमारे सामने लिखी हुई, पोज करके लिख लिया करो, सबसे अच्छा रहता है पोज करके लिखना। और एक बात और बताता हूं आपको, वीडियो की स्पीड अपने अकॉर्डिंग रखा करो। यदि आपको लगता है ना कि वीडियो की स्पीड स्लो है तो उसे फास्ट रखा करो, जितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप देख सकते हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो। और यदि आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड फास्ट है, थोड़ा समझ में कम आ रहा, तो आप उसे स्लो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नंबर 2 यानी दूसरा तरीका, ऑक्सीकरण संख्या विधि वाला। ऑक्सीकरण संख्या विधि वाला तरीका कहता है कि सबसे पहले तो प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख लो आप ऊपर, -2 ये हो जाएगा प्लस का 7, 7 दूनी 14 नहीं हो रहे क्या? माइनस के 14 को खत्म करने के लिए इन्हें दोनों को प्लस के 14 होना पड़ेगा, तो एक की तो +7 ही होगी। और पेरोक्साइड में तो हाइड्रोजन की -1 होती है, सॉरी ऑक्सीजन की -1 होती है, और यहाँ इसकी कितनी हो जाएगी -2। 2 दूनी 4, माइनस के 4 उधर जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, और उधर माइनस का 1 है ही एक, तो प्लस के 3 ही तो बैठेगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या, निकाल के देख लेना चाहिए। और अकेला है तो 0। ठीक है, तो हमने ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिख दी सबकी। अब हमें क्या करना है, आधी आधी समीकरण को अलग अलग लिखना है। तो आधी आधी समीकरण को अलग अलग लिखो भाई। Cl2O7 के साथ तो लिखो ClO2 नेगेटिव को, और H2O2 के साथ लिखो O2 को। अब जो ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हो रहे, केवल वे परिवर्तन लिख लो, उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो जिनमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तो Cl की हो रही +7 से +3, और यहाँ हाइड्रोजन की हो रही है -1 से कितनी 0, -1 से 0 ही तो हो रही, सॉरी ऑक्सीजन की -1 से 0 हो रही। अब हमें लिखना है परिवर्तन। यहां लिखते हैं परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन हो रहा है +7 से +3, तो 4 का हो रहा ना परिवर्तन, 4।
और इसमें परिवर्तन कितने का हो रहा, इसमें -1 से 0 1 का परिवर्तन हो रहा। अब आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें गुणा कर दो। आप गुणा किस तरह कर दो कि ये 2 लिखा हुआ तो 2 से गुणा करी तो ये हुआ 4 दूनी 8, और यहाँ 2 है लिखा हुआ तो गुणा 2 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो हमें पता चल गया कि ऊपर तो पूरे अणु में परिवर्तन कितने का हो रहा 8 का, और नीचे 1 का हो रहा परिवर्तन। ठीक है, कितने का हो रहा है 1 का। 1 का क्यों हो रहा, 1 दूनी तो 2 होते हैं, 2 का परिवर्तन हो रहा। तो अनुपात तो वही रहेगा, अनुपात तो वही रहेगा। यदि आप इन्हें काटोगे तो फिर दोबारा से 2 से काट के 4 और 1 ही आ जाएंगे अनुपात में। तो जब यहाँ भी उतने ही अणु हैं और यहाँ भी उतने ही हैं, 2 यहाँ लिखा हुआ 2 यहाँ लिखा हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो आप चाहे तो 2 से गुणा करके लिखो दोनों में, और या फिर गुणा करके ना लिखो, या फिर आप ऐसे ही लिख दो 4 और 1 का। या फिर एक काम करो कि भाई इसे 8 में बदलना तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे इधर 4 से गुणा कर दो आप। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। जब 4 से गुणा करोगे तो 4 से गुणा करके दोनों को जोड़ दो, बाकी तत्वों को बाद में हम संतुलित कर लेंगे। 4 से गुणा करके जोड़ दो, देखो कैसे, ये हो जाएगा Cl2O7 प्लस 4H2O2 इज इक्वल टू, थोड़ी जगह छोड़ दूं शायद कुछ जोड़ना पड़ जाए, ClO2 नेगेटिव प्लस O2। अब करेंगे संतुलित। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को करो संतुलित पहले। तो कितने Cl हैं यहाँ Cl 2 हैं, तो वहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 करो Cl के अलावा और तो कोई है ही नहीं। ऑक्सीजन देख लो, चलो ऑक्सीजन में एक काम करो आप, ये 4 दूनी 8 थे ना, तो यहाँ आप लिख सकते हो, लिखना चाहो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी, फिर बैलेंस दिक्कत हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। 4 दूनी 8 थे तो यहाँ पहले आप 4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का हिसाब अलग है, यहाँ अलग है। तो इसलिए जब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा ना, देखो जरा 7 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 दूनी 8 ये रहे, ठीक है 15 हैं, तो मैं पहले यहाँ 8 कर दूँ, ये इसकी वजह से मैंने लिखा है यहाँ। ध्यान रखना, जब दोनों में ही एक जैसे तत्व हों तो उन्हें वहां से संतुलित करने का हिसाब बना के चलना हमें। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, अब कितने हुए देखो 7 तो ये रहे, 8 ये रहे, 15 ऑक्सीजन है, और यहाँ 8 ये रहे और 4 ये रहे, 8 और 4 12। कितने ऑक्सीजन की कमी है 3 की, तो 3 जोड़ देंगे हम जल के अणु, 3H2O, 3 जल के अणु जोड़ दिए हमने। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस, क्लोरीन 2 यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 7 और 8 15, ऑक्सीजन 2 2 4 और 3 7 और 4 दूनी 8 15। हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इधर 6 है, 2 की कमी है, 2 की कमी है, थोड़ा इसे इधर को लिख दूं, 3H2O, 2 की कमी थी, ये जोड़ दिए 2H पॉजिटिव। ठीक है, समीकरण सारी संतुलित होगी। अब इस समीकरण में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा, इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो अम्लीय माध्यम में है, और यदि अम्लीय माध्यम को आप क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो OH नेगेटिव कितने जोड़ने पड़ेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 तो OH नेगेटिव यहाँ जोड़ता हूँ, और 2 ही OH नेगेटिव जोड़ देते हैं यहाँ, 2 OH नेगेटिव। अब देखो क्या बचेगा, हमारा उत्तर आ जाएगा क्षारीय माध्यम में। कैसे आ जाएगा देखो, Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव, ध्यान से देख लेना, इज इक्वल टू 2ClO2 नेगेटिव प्लस 4O2 प्लस 3 जल के अणु तो ये रहे और 2 ही हैं, 2 है ना ये जल के अणु, तो सीधा लिख दूं 5H2O, 5 जल के अणु है। ठीक है, सारी समीकरण संतुलित है, कुछ भी चेक करके देख लो आप,
सारी समीकरण बिल्कुल संतुलित है। देखो क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 7 तो ऑक्सीजन ये रहे, और 8 ये रहे, 15 और 2 17। यहाँ देखो 4 8 और 5, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8 और 2 10, हाइड्रोजन देखो 5 दूनी 10, सब बैलेंस है। अब आपको क्या करना है, इसके ये हमारा जो उत्तर आया है ना, ये उत्तर हमारा देखो कौन से माध्यम में आया, क्षारीय माध्यम में आ गया हमारा उत्तर। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप इसका, यानी आपको यूं बताना कि कौन आक्सीकारक है कौन अपचायक है। पहले तो मुझे इसके बारे में बताओ, Cl2O7 के बारे में बताओ। क्लोरीन +7 से कितना गया, +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या घटी है, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन। और यदि इसका अपचयन हुआ है तो ये काम कैसा कर रहा होगा, तो ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा होगा, तो ये तो है ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक। दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, इसकी खासियत यह है कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है। देखो -1 से कितनी हुई, 0, -1 से 0, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है, और बढ़ी है तो इसका खुद का हुआ है ऑक्सीकरण, खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और यदि इसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरों के लिए किसका काम कर रहा है, ये अपचायक का। तो इन्होंने हर एक समीकरण को 3 तरीके से ट्रीट करने के लिए कहा है। पहले तो इन्होंने कहा है कि आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करके दिखा दो, और फिर कहा है ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करके दिखा दो, और फिर कहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक भी छांट दो। तो तीनों काम हमने कर लिए। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 19 था शायद। क्वेश्चन नंबर 19 में 3 समीकरण दे रखी थी, और 3 समीकरण का मतलब 3 तिया 9 तरह के क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि हर एक समीकरण पे 3 तरह के सवाल पूछे थे ना उन्होंने। तो 3 थे हमारे, ये पार्ट A, B और C, तो 3 तिया 9 तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और आपको ध्यान रखना है कि मेहनत और ईमानदारी से ही पढ़ाई करनी है। यदि आप शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो पक्की बात है सब्जेक्ट को सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी। यदि आपको सब्जेक्ट को वास्तविकता में सीखना है तो शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना। यदि रासायनिक विज्ञान को, केमिस्ट्री को वास्तविकता में सीखना चाहते हो तो शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।